आज मेरे बेटे की शादी थी। सारे घर को रंग बारंगी लाइटों से सजाया गया था। मेरी बहू लाखों में एक थी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सबसे बड़ी बात, वो नेक और 5 वक्त की नमाजी थी। जैसे मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। मेरा बेटा भी इस शादी से बहुत खुश था। शादी के दूसरे दिन ही मेरी बहू ने मुझे अपने हाथों से मीठी खीर बनाकर खिलाई थी। सच में उस जैसी खीर तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई थी। मैं अपने बेटे और बहू को देखती तो लाखों दुआएं देती। अभी शादी को 3 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बहू की तबीयत अचानक खराब हो गई। मैं उसे लेडी डॉक्टर के पास ले गई। लेडी डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुझे बताया कि मुबारक हो, आपकी बहू उम्मीद से है और उसे 3 माह हो चुके हैं। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। लेडी डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी और कहा कि हर माह चेकअप भी करवाना है। मैं जल्दी से अपनी बहू को घर ले आई और कमरे में ले जाकर पूछा, सच बताओ, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? किसका गुनाह मेरे बेटे के सर थोप रही हो? मेरी बहू ने मुझे बताया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये आपके बेटे की ही औलाद है, चाहें तो आप उसे बुलाकर पूछ लें। मैंने जल्दी से अपने बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। मेरा बेटा हंसकर मुझे कहने लगा, अम्मी जान, ये मेरी ही औलाद है, क्योंकि मैंने पहली रात ही अपनी बीवी के साथ। मेरा नाम साइमा है और मैं एक बुटीक चलाती हूँ। ये बुटीक दरअसल मेरी अपनी थी। मेरी शादी एक बहुत बड़े घराने में और बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज के दिनों में ही मुझे नुमान से प्यार हो गया था और हम दोनों ने पसंद की शादी की थी। मेरे शोहर एक सरकारी इदारे में बहुत बड़े ऑफिसर के ओहदे पर थे। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी। मेरी शादी को अभी 5 साल गुजरे थे और मेरा बेटा इमरान अभी 3 साल का था जब मेरे शोहर अचानक बहुत बीमार हो गए। बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, मगर उनकी बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। बिलाखिर एक दिन उस बीमारी ने मेरे शोहर की जान ले ली। मेरे शोहर के जाने के बाद हम खाने पीने को तरसने लगे। क्योंकि हमारी पसंद की शादी थी, इस वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे अच्छा नहीं समझते थे। मेरे शोहर के फौत होने के बाद उन्होंने मेरा हाल तक न पूछा था। बस सिर्फ एक देवर था जो अक्सर हमारे घर आया करता था। दरअसल शादी के बाद हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे। क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद तो नहीं करते थे, इसलिए मेरे शोहर ने मुझे अलग घर लेकर दिया हुआ था। मेरा देवर जब भी आता तो बहुत सारे फल फ्रूट और घर की जरूरत की अशिया लेकर आता। उसका अपना बिजनेस था और अच्छा खासा कमा लेता था। अपने भाई की अचानक मौत के बाद उसने मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, मगर मेरी इद्दत खत्म होने के बाद उसने एक शर्त रख दी कि मुझसे निकाह कर लो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मैं कैसे उससे निकाह कर सकती थी? उसकी पहले से एक बीवी थी। वो चाहता था कि मैं सबसे चोरी उससे निकाह कर लूं और इस बात की खबर किसी को भी ना हो। मगर जब इस बात का उसकी पहली बीवी को पता चलेगा तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। वो मेरी देवरानी थी, मैं उसे जानती थी। वो अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। मैं कैसे उसका घर उजाड़ सकती थी? बस इसलिए मैंने अपने देवर की पेशकश ठुकरा दी और निकाह करने से इनकार करने के बाद मेरे देवर ने मेरे घर आना जाना छोड़ दिया था। अब मैंने अपने मेके वालों की तरफ देखा, जहाँ मेरे 3 भाई थे, मगर वालिद साहब के फौत होने के बाद तीनों भाइयों के हालात भी खराब हो चुके थे। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी एक के घर भी रह जाऊं तो इतराज नहीं करेंगे, मगर मुझे तंगी देखनी पड़ेगी। इससे तो बेहतर था कि खुद ही मैं हाथ पांव मार लूं। ये घर मेरे शोहर का था और बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये हमारी ज़रूरत से बहुत बड़ा है। मैंने कुछ पैसे अपने मुश्किल वक्त के लिए जमा किए हुए थे। मैं अक्सर अपनी एक दोस्त के पास जाया करती थी जो एक बुटीक चला रही थी और अच्छा खासा कमा रही थी। बस मैंने उससे मदद ली और अपने घर के आधे हिस्से में बुटीक खोलने का फैसला किया, ताकि मेरी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और मेरा दिल भी बहला रहेगा। अपने शोहर के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने घर के आधे हिस्से में बुटीक बना ली, जबकि दूसरे हिस्से में अपने बेटे के साथ रहने लगी। रफ्ता रफ्ता मेरी बुटीक चलने लगी। मेरी सहेली इस मामले में मेरी बहुत मदद कर रही थी। काम ज़्यादा होने की वजह से अब मुझे काम के लिए लड़कियों की भी ज़रूरत पड़ने लगी थी। मैंने एक एक करके 5 लड़कियों को इस काम के लिए रख लिया था। वैसे भी मुझे ज़्यादा का लालच नहीं था। मैं बस चाहती थी
کہ میرا गुजारा चलता रहे और अकेलापन भी ना हो, क्योंकि मेरे बेटे को घर पर रहने की बजाय घूमना फिरना पसंद था, इसलिए अक्सर मैं ही घर पर रहती थी। जो मेरा बेटा बड़ा होता गया, उसकी बाहर रहने की आदतें भी पुख्ता होने लगी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो अक्सर दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता और आधी रात को घर आता था। मैं उसके इंतज़ार में जागती रहती। मैं उससे कहती, बेटा घर जल्दी आया करो, शहर के हालात तो तुम जानते हो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगता और कहता, कोई किसी का अकलौता बेटा भी ना हो। मेरे दोस्त आधी आधी रात तक बाहर रहते हैं, मगर मजाल है जो उनके घर वाले कॉल करके पूछ लें, और इधर रात के 10 बजते ही कॉल पर कॉल आने लगती है। वो मुंह बनाकर कहता और मैं मुस्कुराते हुए उसका माथा चूम लेती थी, मगर वो भी सच कहता था। अगर मेरे और बच्चे होते तो शायद मैं इस कदर वहमी ना होती, मगर अब तो दिन रात मैं यही सोचती रहती थी, मेरा इमरान कहाँ होगा, पता नहीं उसके दोस्त कैसे होंगे। शायद उसका बाप जिंदा होता तो मैं बेफिक्र रहती, मगर अब तो इन तमाम बातों का मुझे ख्याल रखना पड़ता था। ये आजकल के बच्चे भी अपनी उम्र से बड़े बड़े काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। जैसे मेरा इमरान जो चाहता था कि अम्मी बाहर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दें, मगर मैं अभी डरती थी। कोशिश के बावजूद भी दिल नहीं करता था कि वो अब सारी जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन वो अब बड़ा हो गया था। मैं तो बस चाहती थी कि जल्दी से उसकी शादी कर दूं, ताकि मेरा अकेलापन भी दूर हो जाए और ये लड़का भी इसी बहाने घर में टिक जाए। मगर जॉब से पहले उसे कौन अपनी लड़की देता। मैं अपने उतावलेपन पर हंसती थी। हम माएँ भी कैसे कैसे सपने देखने लगती हैं। मेरी बुटीक में जब भी कोई लड़की काम के लिए आती, मैं उनमें से अपनी बहू तलाश करने लगती थी। मैं सोचती थी कि इमरान की शादी कर ही दूं। मेरी बुटीक अच्छी खासी चल पड़ी है। अब तो मुझे इतनी कमाई होने लगी थी कि हम 3 अफराद भी हो जाते तो गुजारा अच्छे से हो जाता। घर अपना था, किराए की भी टेंशन नहीं थी, और सुकून से इतनी कमाई हो जाती थी कि मेरे बेटे को कोई जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए मैं चुपके चुपके उसके लिए लड़की तलाश करने लगी। मेरे देवर की भी एक बेटी थी, मगर उसने आखिरी बार जब मुझे निकाह की बात की थी, उसके बाद मैंने उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखा था। और ख़ुद मेरे भाइयों की बेटियां इमरान से अभी बहुत छोटी थी, इसलिए मैंने लड़की की तलाश शुरू कर दी और दबे दबे लफ्ज़ों में ये बात इमरान के सामने भी कह दी, ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए और वो भी अपना माइंड बना ले। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि इधर मैंने अपने बेटे की शादी की नीयत की और उधर अल्लाह ताला ने एक सबब बना दिया। जैसी लड़की मैं चाहती थी वैसी ही एक लड़की खुद चलकर मेरे पास आ गई। मैं चूंकि एक बुटीक चला रही थी, इसलिए बहुत सी लड़कियां मुझसे जॉब मांगने आती थी। वैसे तो मुझे हर महीने 1-2 लड़कियों की ज़रूरत होती थी, लेकिन उनमें से एक लड़की मेरे पास उन दिनों आई जब मुझे किसी भी लड़की की ज़रूरत नहीं थी। इसके बावजूद मैंने उसे रोक लिया। वो लड़की बहुत ही मासूम लग रही थी। मैं उस लड़की को तवज्जो से देखने लगी। मैंने देखा कि उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि उसके आने से कमरा जैसे रोशनी से भर गया था। मैंने दिल में सोचा कि ये तो मेरे इमरान के साथ बहुत जचेगी, इसलिए मैंने उसका एड्रेस ले लिया और कहा कि जब मुझे किसी लड़की की ज़रूरत होगी तो मैं तुमसे राब्ता कर लूँगी, क्योंकि अब मेरे इरादे कुछ और थे। उस दिन मैंने उसके घर का पता ले लिया, क्योंकि वो लड़की मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। उसे देखकर मुझ में ऐसा जोश भर गया कि मैंने फ़ौरन उसका घर तलाश किया और अगले ही दिन उसके घर पहुंच गई। मुझे लगा था कि वो किसी गरीब बाप की बेटी होगी, मगर जब मैं उसके घर पहुंची तो उसका घर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे घर की थी। फिर मैंने सोचा कि उसे जॉब की क्या ज़रूरत थी, ये तो खुद इतने अमीर लोग हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस लड़की का रिश्ता मांगने आ गई जो इतने अच्छे घर की है। अगर मैं कहूँगी कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ तो वो फ़ौरन पूछेंगे कि आपका बेटा क्या काम करता है, और जब मैं कहूँगी कि अभी तो वो पढ़ रहा है और अभी उसके पास कोई जॉब नहीं है, ये सुनकर अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बस इसलिए मैं जिस काम के लिए आई थी वो कहे बगैर उठ खड़ी हुई। मैंने सोचा कि अभी ये बात करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मैं दोबारा यहाँ आ जाऊँगी। मगर मेरे उठने से पहले ही वो लड़की मेरे लिए ट्रे में चाय और बिस्किट इस तरह सजा के ले आई कि मैं ये देखकर शर्मिंदा हो गई। और फिर उस लड़की की माँ ने उसे देखा तो हंसते हुए कहने लगी, महवीश आज क्या हो गया तुम्हें? तुमने चाय पर इतना एहतमाम तो ऐसे कर लिया है जैसे ये तुम्हारा रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर सब हंस पड़े
اور مجھے اس بات سے حوصلہ ملا۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کے لیے مہوش کا ہاتھ مانگ لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ دراصل میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی تھی، مگر سچ کہوں تو میں آپ کا گھر دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں خود ایک بوتیک چلاتی ہوں اور میرا بیٹا کالج میں پڑھ رہا ہے اور ابھی اس کے پاس کوئی جاب بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے آپ کی بیٹی اتنی پسند آئی کہ میں اسے دیکھتے ہی آپ کے گھر چلی آئی۔ میری بات سن کے اس لڑکی کی ماں مسکرانے لگی، جبکہ لڑکی شرما کر اندر چلی گئی۔ میری بات سن کر لڑکی کی ماں کچھ سوچنے لگی اور مجھ سے کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دے جائیں، میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر یہ جواب سن کر مجھے کچھ امید ہوئی اور میں نے جلدی سے اپنا نمبر دے دیا اور گھر آ گئی۔ میں جب سے گھر آئی تھی مسلسل دعا کر رہی تھی کہ کاش وہ ہاں کہہ دے، اور پھر وہی ہو گیا، کیونکہ شام ہوئی تو ان کے گھر سے فون آ گیا اور ان لوگوں نے ہاں کر دی۔ میں یہ سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے عمران کو بلایا اور اسے مہوش کی تصویر دکھائی اور کہا کہ میں تمہارا اس لڑکی کے ساتھ رشتہ طے کر رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کو مناسب لگے، بس آپ جلدی سے میری شادی کر دیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیا واقعی تم یہاں شادی کے لیے تیار ہو؟ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں بالکل، اس نے مسکرا کر کہا۔ تبھی میں نے عمران سے بات کی، لیکن بیٹا ابھی میں شادی کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ ابھی تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اس لیے میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کروا دیتی ہوں اور شادی 3-4 سال کے بعد کریں گے۔ مگر یہ سن کر عمران گھبرا گیا اور جلدی سے کہنے لگا، نہیں امی، شادی بھی ابھی ہی ہوگی اور وہ بھی اسی ہفتے ہی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، یہ لڑکا تو مجھ سے بھی جلد باز نکلا۔ یہ سوچ کر میں ہنس دی اور پھر سب کچھ بڑی جلدی میں ہو گیا۔ لڑکی والوں نے بھی فوراً سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور اگلے ہفتے ہی وہ میری بہو بن کر میرے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی تھی، مگر مجھے اس جلدی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیسے جھٹ پٹ سب ہو گیا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کسی پلاننگ کے تحت ہوا ہو۔ میری بہو بھی بہت اچھی تھی اور عمران کا دل بھی اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے تھے، جیسے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں۔ ابھی شادی کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ میری بہو کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مجھے بتایا کہ مبارک ہو، آپ کی بہو امید سے ہے اور اسے 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی اور کہا کہ ہر ماہ چیک اپ بھی کروانا ہے۔ میں جلدی سے اپنی بہو کو گھر لے آئی اور کمرے میں لے جا کر پوچھا، سچ بتاؤ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے؟ کس کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہو؟ میری بہو نے مجھے بتایا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ آپ کے بیٹے کی ہی اولاد ہے، چاہے تو آپ اسے بلا کر پوچھ لیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے فوراً عمران کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا یہ سن کر انکار کرے گا، مگر یہ کیا؟ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب اس نے ہاں کہہ کر اپنا سر جھکا لیا، میری بہو نے مجھے طنزیہ انداز میں دیکھا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تب عمران نے مجھے بتایا کہ امی، میں شادی کی رات ہی آپ کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہتا تھا، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی اور میں چپ رہا۔ امی، آپ ٹھیک کہتی تھیں، مجھے آدھی آدھی رات تک باہر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ سچ تو یہ ہے میں غلط سوسائٹی میں پڑ گیا تھا۔ میں مہوش کو شادی سے پہلے جانتا تھا، یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس میں مہوش کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس سے پیار بھی کرتا تھا اور ہم روز ملتے تھے، بس ایک دن انجانے میں ہم دونوں سے وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مہوش نے تو مجھے بہت روکا تھا، مگر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب مجھے مہوش نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں گھبرا گیا۔ مہوش نے اپنے گھر والوں کو سب بتا دیا تھا، اس لیے ہم دونوں اس کی ماں کے پاس گئے۔ پہلے تو ان سے معافی مانگی اور پھر انہیں منایا کہ ہم جلد شادی کر لیں گے تاکہ ہمارا گناہ چھپ جائے، کیونکہ اس گناہ میں ان کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی، اس لیے انہوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا۔ مہوش کو میں نے ہی آپ کے پاس بھیجا تھا۔ سچ تو یہ ہے جیسے ہم نے سوچا تھا وہی سب کچھ ہو گیا، مگر میں نے یہ بات آپ سے چھپا لی
क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा, और वाकई अपनी बेटी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने उसी वक्त अपनी बहू को बुलाया और कहा कि तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये सुनते ही दोनों मेरे पैरों में पड़ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। अम्मी जान, हमें माफ़ कर दें, ठीक है, हमसे गलती हुई है। मैंने अल्लाह पाक से अपने किए की माफ़ी भी मांगी है और तौबा भी की है। खुदा के लिए हमें इस घर से मत निकालें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या करती, दुख तो बहुत हुआ था, आखिर माँ थी इसलिए माफ़ कर दिया। और मैंने शुक्र अदा किया कि इसे जल्द अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, वरना अक्सर लड़के तो लड़कियों को इस हालत में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मेरा बेटा और मेरी बहू 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफ़ी मांगते रहते हैं। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है और हम सब एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।